Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 2 फरवरी 2026 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डीआरसी को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जो प्रेजेंट होने वाला है ये होगा हमारा बजट 2026। अखबार वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा कि सर आज द हिंदू का अखबार का एनालिसिस नहीं होने वाला है क्या। भाई द हिंदू न्यूज़पेपर में कंप्लीट बजट का ही एनालिसिस दिया गया है, हर एक सेक्टर वाइज, इस सेक्टर में क्या किया जा रहा है, उस सेक्टर में क्या किया जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों आपने दुनिया भर के तमाम हज़ारों वीडियोज़ देख लिए होंगे बजट के बारे में, है ना, शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़, ये सब कुछ देखे होंगे। लेकिन जो ये वाला वीडियो है आपके सामने, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बजट के टर्म्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर कि इतना पैसा इसमें दे दिया, इतना पैसा उसमें दे दिया, यहाँ पर इस इंडस्ट्री को इतना पैसा, इस मिनिस्ट्री में इतना पैसा, क्या महंगा क्या सस्ता, ये तरीका नहीं है हमारा बजट बढ़ने का। हमें बजट को समझना होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स होती हैं, अगर वो समझ में आ जाती हैं बजट बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा। क्योंकि कई बार ना काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है, ये बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज आपका सारा ये डर खत्म हो जाएगा। मेरे साथ में आपको 1 घंटा बैठना है, बहुत अच्छे से हर एक माइक्रो मैक्रो डिटेल्स जो भी होंगी सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के एनसीईआरटी के आपको समझाने वाला हूँ, तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी क्लियर होता चले जाएगा। लेकिन करना क्या है, अच्छे से एक सेशन में बैठना है फुल कंसंट्रेशन के साथ में। पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो मुझे आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए कि आपको ये बजट अच्छी तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है। आप जगह जगह दूसरी जगह पर इसी तरीके से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इस चीज़ को ज़रूर से मेंशन करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमेशा की तरह ये रहा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट, और सबसे पहला पेज आपको ये देखने को मिल जाएगा फरवरी 2026। एंड जो बजट प्रस्तुत करता है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रस्तुत करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक डिवीजन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग बजट डिवीजन। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। इसमें एक डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इस मंत्रालय के अंदर में आता है एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है डिवीजन जो है हमारा बजट डिवीजन। तो ये क्या करता है, बजट प्रेजेंट करता है। तो सर ये बजट 2026 का हमारे सामने करंट समय पर प्रस्तुत हो चुका है। लेकिन भाई पहले पेज को अभी नहीं छुएंगे, पहले हमें 2-3 चीज़ों को समझना होगा। इंट्रोडक्शन समझने होंगे, फैक्ट समझने होंगे, जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सभी टर्मिनोलॉजी, ये सभी सेक्टर्स में आपको डिफाइन करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले दोस्तों और सबसे मेजर कॉन्सेप्ट, सर बजट ये क्या चीज़ है, बजट ये वर्ड कहाँ से आया है, भारत में कॉन्सेप्ट ये कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों ये जो बजट वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसको बोलते हैं बगट। ठीक है, बगट मतलब क्या होता है, लेदर का ब्रीफ केस, लेदर का ब्रीफ केस, और यहीं से वर्ड आया बजट। और आज हम इसको बजट की तरह देखते हैं। अब सर इतनी बड़ी कहानी कैसे हो गई, ब्रीफ केस से आज यहाँ पर बजट इतना बड़ा टर्म हो गया। देखो होता यहाँ पर एक्चुअली में यह है कि अगर हम पहले का समय देखें, फॉर एग्जांपल 1860s की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपके सामने टॉपिक है कि भाई 1860 में उस समय के जो ब्रिटिश बजट चीफ थे जिनका नाम है विलियम ई ग्लैडस्टोन, उन्होंने रेड कलर का सूटकेस इस्तेमाल किया था। ये वाला सूटकेस रेड कलर का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जब बजट प्रेजेंट कर रहे थे तो बजट थोड़ा सा लेंदी था, समझे। तो इतना ज़्यादा लेंदी था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग होने की वजह से इनको ब्रीफ केस की ज़रूरत पड़ी ताकि अपने स्पीच के जितने भी पेपर्स हैं वो इस ब्रीफ केस में कैरी कर सकें। तब से यहाँ पर यह नाम पड़ गया इस बैग का ग्लैडस्टोन बैग। और यही ग्लैडस्टोन बैग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये इंडिया में अपनाया गया। ये ट्रेडिशन बहुत लंबे समय से फॉलो किया गया। अंग्रेज़ों की देन थी भाई। देखो अब इंडिया के हम लोग 2 फेसेस पढ़ते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस एरा समझते हैं, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा देखते हैं। देश की आज़ादी से पहले का समय, देश की आज़ादी के बाद का समय। तो देश की आज़ादी से पहले भी बजट आते थे और देश की आज़ादी के बाद में भी यहाँ पर फिर इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपना बजट प्रस्तुत करना शुरू किया।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट ब्रीफ केस वाला ये ब्रिटिशर्स हमको दे गए और इंडिया ने इसी ग्लैडस्टोन बैग के कॉन्सेप्ट को अपनाया और हमने अपना ही ये जो कॉन्सेप्ट है अपनाने के बाद में कह सकते हैं कुछ समय तक लेदर के ब्रीफ केस में बजट को प्रेजेंट करना शुरू किया। तो ये जो वर्ड है ना, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए बजट कहाँ से आया, तो एक फ्रेंच वर्ड है बोगट, वहाँ से आया। और ये वर्ड स्पेशली ग्लैडस्टोन बैग से कैसे रिलेटेड है याद रखिएगा। एक ब्रिटिशर्स बजट चीफ के बारे में डिस्कशन हुआ है, नाम है विलियम ई ग्लैडस्टोन। उन्होंने इस प्रकार का सूट केस इस्तेमाल किया जिसके बाद में ये जो कह सकते हैं ब्रीफ केस की एक ट्रेडिशन है वो शुरू हो चुकी थी कि बजट ब्रीफ केस में ही प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तब दोस्तों अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, कॉन्सेप्ट रखे बहुत सारे, एक कॉन्सेप्ट हमने अपना लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख पाओगे बहुत सारी चीज़ें उन्हीं की देन है जो हम लोगों ने अपना रखी है, समझे। अब होता क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया की जब हम बात करते हैं, देश आज़ाद हुआ, हम पहुंचे 1947 में और 1947 में भारत के जो पहले फिनांस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आर.के. शनमुगम शेट्टी, इन्होंने लेदर का ये पोर्टफोलियो बैग अपने साथ में कैरी किया। ये आप देख पा रहे हैं, ये बैग वही लेदर वाला बैग है और भारत का जो पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट प्रस्तुत होता है वो भी लेदर बैग के में ही प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद यही लेदर बैग में दोस्तों ट्रेडिशन चलता रहा और चलता रहा। बैग के कलर शेप थोड़े बदलते रहे समय के अनुसार, लेकिन लेदर ब्रीफकेस में ही इस तरीके से बजट प्रेजेंट होने लगा। फिर बारी आती है साल 2019 और साल 2020 की। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि देखो ये जो ट्रेडिशन है ये अंग्रेज़ों की देन है, ये कॉलोनियल लेगेसी को कैरी करता है, तो हम इस कॉलोनियल लेगेसी को त्याग रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बजट ब्रीफकेस है इसको रिप्लेस कर दिया गया बही खाता से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से जो बही खाता है, बही खाता एक क्या है, बेसिकली जूट बैग। ठीक है, इस बैग के अंदर में पेपर्स को प्रेजेंट करना शुरू किया। फिर 2021 के बाद में टैबलेट के थ्रू बजट को रीड करने लगे, यानी जो टैबलेट फॉर्मेट है, डिजिटल फॉर्मेट है, वो हमारे पास में इंट्रोड्यूस हो गया। तो बजट किस तरीके से इंडिया में प्रेजेंट होने से इसकी शुरुआत हुई है, अब कैसे प्रेजेंट हो रहा है, आई होप आपको ये जो पूरा सर्कल है वो समझ में आया। अब जब भी बजट तैयार होता है तो पार्लियामेंट के अंदर जब बजट जाता है तो 3 स्टेजेस के थ्रू गुजरता है और ये ज़रूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला स्टेज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। भाई पहले स्टेज में ऑब्वियसली बात है बजट को तैयार करेंगे, चलो तैयार हो गया, पहुंचाया, इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगा, डिपार्टमेंटल कमेटी इसके ऊपर थोड़ी जांच करेंगी। ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स के थ्रू गुजरेगा, अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, देन फाइनेंस बिल पास होगा, यानी 6 स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू बजट गुजरेगा ही गुजरेगा। लोकसभा में पास होना जरूरी है, अदरवाइज सरकार गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब सहमति नहीं मिलेगी, बजट पास नहीं होगा लोकसभा के अंदर में, तो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस साबित नहीं होगा। गवर्नमेंट यहां पर आप कह सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंट बेसिस पे देखी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, पढ़ते हैं आप पॉलिटी के अंदर में बेसिक चीज़ें, तो ये लोकसभा से पास होना जरूरी है दोस्त। अब होता क्या है, इसको कौन प्रिपेयर करता है, मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में बजट डिवीजन है, ये बजट को प्रेजेंट करता है। भारत का पहला बजट 1947 में आता है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा एक हलवा सेरेमनी बजट से रिलेटेड है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था। जब बजट बनकर तैयार हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो जितने भी लोग इसमें शामिल थे, स्टेट के फिनांस मिनिस्टर्स, हमारे फिनांस मिनिस्टर्स, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बजट को तैयार करने के बाद में हलवा बनाते हैं, बड़ी सी कढ़ाई में बनता है, बंटता है सब में। ये बेसिकली दिखाता है कि भैया फाइनल फेज शुरू हो चुका है, बजट तैयार हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद में जब ये हलवा वगैरह बढ़ जाता है तो उसके बाद में जितने भी मिनिस्टर्स ने मिलकर बजट बनाया है उनको वहीं पर, जैसे हम अभी के समय पर कहाँ पे बनता है, नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में। ठीक है, तो वहीं पर इनको लॉक कर दिया जाता है ताकि बजट लीक ना हो। ठीक है, इनको वहीं पे लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बजट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा सकती हैं, जैसे कल हुआ, ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये बजट की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इन सबको वहीं पे लॉक कर दिया जाता है, इनके सभी कॉन्टैक्ट, सभी कनेक्शंस बाहर की दुनिया से कट कर दिए जाते हैं। कब तक, जब तक बजट लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हो जाता। प्रेजेंट हो गया तो चले जाएंगे भाई सब लोग अपने घर, समझे। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है। हलवा सेरेमनी का क्या है वो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब आप कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है बजट लीक हो जाता है, क्या हुआ है हमारा बजट लीक? बिल्कुल, जो यूनियन बजट है ये दोस्तों साल 1950 वाला लीक हो गया। अब लीक होने के बाद में जो ये बजट की प्रिंटिंग की प्रोसेस है उसके बाद हमने राष्ट्रपति भवन में भेज दी कि भैया प्रिंट अब यहाँ नहीं हो रहा, अब होगा राष्ट्रपति भवन में। फिर जैसे लीक होता है, लीक होने के बाद में अब क्या होगा, इसको शिफ्ट कर दिया गया मिंटो रोड के अंदर न्यू दिल्ली में,
और 1980 में सरकार का जो ये गवर्नमेंट प्रेस है इसको बाद में सेटअप कर दिया गया था नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में, और अभी नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में ही ये सारा काम बजट को लेकर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार लीक हो गया था इसकी वजह से, समझे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे। क्वेश्चन बन सकता है भारत का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो आर.के. शनमुगम शेट्टी साहब ने पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट प्रेजेंट किया था। फिर अच्छा, अभी तक आप दोस्तों ये भी डिस्कस करते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं कि भाई बजट में सबसे ज़्यादा लंबी स्पीच किसकी है? सबसे ज़्यादा लंबी स्पीच वो निर्मला सीतारमण जी ने दी है, लगभग 2 आवर्स 40 मिनट्स 42 मिनट समथिंग, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टाइम पीरियड है। लेकिन जो हमारे कह सकते हैं पूर्व फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, जब ये फिनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे तो उस दौरान इन्होंने भी एक सबसे लंबी स्पीच दी है। लेकिन जो सबसे लंबी स्पीच मनमोहन सिंह जी ने दी थी वो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स दी थी। इनकी स्पीच में जो शब्द थे वो लगभग 18,650 वर्ड्स थे। निर्मला सीतारमण जी के स्पीच में वर्ड्स थोड़े से कम थे, इन्होंने टाइम्स ज़्यादा लिया था, लेकिन यहाँ पर 13-13,500 हज़ार के आसपास वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। मतलब प्रिसाइजली नहीं पता है अभी इनका वाला, लेकिन ये मनमोहन सिंह जी वाला प्रिसाइजली पता है, इतने वर्ड्स का यूज़ किया गया था। समझे, 1991 की बात कर रहा हूँ, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट एरा था वो वाला। ठीक है, अब होता क्या है, आपको बजट के बारे में एक दो बातें और पता होनी चाहिए। भाई 1999 से पहले जो हमारा बजट है वो हमेशा शाम को आता था, शाम को 5 बजे। अब आप देखते हो सुबह ही सुबह शुरू हो जाते हैं, 9 बजे 10 बजे यहाँ पर वीडियोज़ लाइव हो जाती हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में कि हाँ बजट प्रस्तुत हो रहा है। ये पहले शाम को आता था 5 बजे। क्यों? क्योंकि अगर भारत में शाम के 5 बज रहे हैं तो यूके के अंदर में सुबह होने वाली है, मतलब मॉर्निंग के अर्ली आवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो इंडिया में बजट प्रस्तुत हुआ है वो किस तरीके से उसका इम्पैक्ट यहाँ पर अगले दिन दुनिया में, मतलब दुनिया में उसी दिन दिखाई दे जाए, मॉर्निंग के समय पर अपना जो इंप्रेशन है भारत के बजट का वो पड़ जाए। तो इसलिए हम शाम को 5 बजे प्रेजेंट करते थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा साहब ने इसको टाइम को चेंज करके मॉर्निंग में 11 बजे कर दिया। समझे। फिर 2016 तक जो बजट आता था दोस्तों वो हमारे फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे आता था। लेकिन जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, इन्होंने ये टाइम पीरियड भी चेंज कर दिया। इन्होंने बोला 1 फरवरी को यहाँ पे बजट आएगा। तो तब से हर साल 1 फरवरी को, चाहे संडे ही क्यों ना हो, कल आपको पता है संडे था भाई, स्टॉक मार्केट संडे को खुलता नहीं है, लेकिन कल स्टॉक मार्केट खुला। ठीक है, बजट की वजह से। तो फरवरी 1 को यहाँ पर अरुण जेटली जी ने मतलब ये डेट चेंज कर दी थी और 1 फरवरी से ही अब क्या होता है, 1 फरवरी को ही बजट आता है। ये एक इंडिकेशन है कि भाई बजट बन गया है तो 1 फरवरी को लागू होगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, यानी बन गया है तो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अच्छा, एक बात और पता होनी चाहिए, साल 2017 से पहले क्या होता था, जो हमारा आज का बजट है ये रेलवे बजट से अलग आता था। यानी 2 बजट्स अलग अलग प्रेजेंट होते थे, रेलवे का अलग बजट और देश का यूनियन बजट अलग होता था। लेकिन 2017 में रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ में मर्ज कर दिया। तो अब जब आप पढ़ते हैं कि भाई बजट में से कितना पैसा कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया गया है, तो इसी में से ही रेलवे डिपार्टमेंट को भी कुछ अमाउंट आप पढ़ते हैं, तो अब मर्ज कर दिया गया। ये कुछ बेसिक फैक्ट हुए। अब आपको ये तो पता चल गया देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला बजट प्रेजेंट किया। अब ये भी याद रखो देश की आज़ादी से पहले का भाई, है ना। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जब बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1860 में भारत का पहला ये बजट प्रेजेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स विल्सन। इन्होंने प्रेजेंट किया था ब्रिटिश क्राउन के सामने। अच्छा, एक बात और है कि भाई जो ये बजट होता है ये कौन प्रेजेंट करता है? कहोगे फिनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री प्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ सिनारियोज हमारे देश में ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री ने बजट को प्रेजेंट किया है। ठीक है, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, उसके साथ साथ राजीव गांधी जी हैं। तो ये 3 पर्सनैलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ओनली प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। ठीक है, आखिरी पॉइंट, सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो सबसे ज़्यादा बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। इन्होंने लगभग 10 बार बजट को पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रेजेंट किया है। सेकंड नंबर पे आ जाती हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये मोरारजी देसाई को ओवरटेक कर लेंगी, क्योंकि इनके भी यहाँ पर 9 बजट हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुके हैं। तो 9 बार ये पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं। अगले साल और उसके अगले साल जैसी प्रेजेंट करेंगी तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये नंबर इनका और टॉप पर आ जाएगा। अगर 11 बार हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रेजेंट करने वाली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर ये बन जाएंगी, मतलब फिनांस मिनिस्टर ही बन जाएंगी। फिर इनके बाद यहाँ पे पी चिदम्बरम जी हैं, फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रेजेंट किया है। तो ये हुई दोस्तों बजट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ बेसिक तथ्य है। आई होप आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं।
ठीक है, ये ज़रूरी है। ये शुरू के मैं आपके जो टाइम लेने वाला हूँ ना, ये जो शुरू के आपके टाइम लिया गया, ये 15 मिनट जो हो चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 15 मिनट के बाद अब आपका मैं टाइम लूँगा आधा घंटा, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स लेने वाला हूँ। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे काम का पोर्शन अब शुरू होने वाला है, इससे ज़्यादा काम की कोई चीज़ नहीं है। और ये 35 to 40 मिनट्स आपने मुझको दे दिए तो कभी भी बजट में आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं होगी। एग्जामिनेशन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी कि हमें सर बजट में पढ़ना क्या होता है। क्या ये पूछा जाएगा इतना रुपया इस मिनिस्ट्री को, उतना रुपया उस मिनिस्ट्री को दिया गया है? ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं, देखोगे भी नहीं। यहाँ पे टर्म्स आपको डिनोट की जाती हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। ये हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आइए समझेंगे। सबसे पहले अब ये तो हमने बेसिक बातें समझ ली देश की आज़ादी से पहले की, देश की आज़ादी के बाद की। अब एक दो बातें और हैं कि सर ये बताओ जो गवर्नमेंट बजट है, ये गवर्नमेंट बजट के बारे में कहाँ पे जानकारी लिखी है? क्या संविधान में कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम भारतीय संविधान की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अस, ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी ये जो वर्ड है ना बजट, ये तो नहीं लिखा है। एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि बताओ बजट वर्ड क्या संविधान में लिखा है कहीं पे? आप कहोगे नहीं सर, संविधान में बजट वर्ड नहीं लिखा है। उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? आइए मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या करना है, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 112 पढ़ना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 बात करता है बजट के बारे में, लेकिन बजट वर्ड नहीं दिया गया है। तो क्या बोला गया है? संविधान इसको कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि सर ये बजट नहीं है, ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो समझ गए, द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पर भी संविधान में ये वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये केवल और केवल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बजट किस चीज़ को दिखा के प्रिपेयर किया जाता है? भविष्य को। क्योंकि हमने बोला, जैसे मैं आपको बोलूँ, या हम क्या करते हैं परिवार के अंदर में कि भाई अपना बजट बना के चलते हैं, किस चीज़ को देखते हुए? भविष्य को देखते हुए, कि भाई अगले महीने कितना खर्चा होने वाला है, कितनी सेविंग कर सकते हैं, किस तरीके से खर्चा, कितनी कमाई होगी, है ना। तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। यही सरकार भी करती है। अब सरकार बड़े लेवल पर देश के स्तर पे करती है कि भाई जो आने वाला साल है, साल की शुरुआत हो रही है, एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। कहोगे साल की शुरुआत तो हो गई, अभी कहाँ हुई? फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमी के बेसिस पे देखोगे तो 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा। तो अभी तो यहाँ पर जब हम फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो 2 महीने बाकी हैं दोस्त। फरवरी बाकी है, मार्च बाकी है, क्योंकि अभी 2 फरवरी है। तो अभी 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि कई बार कहते हैं ना भाई साल शुरू हो गया, अब बजट अनाउंस किया गया है, अगले साल के लिए बजट अनाउंस किया गया है। तो वो अगले साल कौन सा है? 2026 और 2027। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का टाइम पीरियड है। इस पर्टिकुलर ईयर में हमें कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च करना है, कितना कितना हम लोग को पैसा चाहिए होगा, कितनी कमाई हो सकती है, कितना खर्चा हो सकता है। अब कमाई और खर्चा देखा जाएगा। अब मान लो कमाई कम हो पा रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं सर, यही देखा जाएगा ना। अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो सरकार जुगाड़ बनाएगी कि कहाँ कहाँ से बोरो किया जा सकता है, पैसा उधार लिया जा सकता है, बॉन्ड्स के ज़रिए, बिल्स के ज़रिए, सिक्योरिटीज़ के ज़रिए, लोन के ज़रिए, IMF से लोन, इंटरनेशनल लोन, डोमेस्टिक लोन। तो वो सब यहाँ पर अपना जुगाड़ बनाती है, यानी बैलेंस बनाई जाती है कि भाई खर्चे हैं तो कमाई जो है उसको बराबर कर दे, देश हमारा सटीक तरीके से चलता रहे। समझे? तो ये होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या दिखाता है? एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी कितनी इनकम होने वाली है साल में। फिर इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है एस्टिमेटेड, कि भाई एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है, भाई इतनी कमाई हो जाएगी, इधर उधर से मिला के इतना पैसा सरकार के पास में आ जाएगा। फिर है एस्टिमेटेड खर्चे। फिर ये देखती हैं भाई सब खर्चे कितने हैं, कह रहे हैं खर्चे तो और हैं, ये बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। तो वो खर्चे को चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर पैसा जाएगा भी, अगर ये कमाई हुई है तो ये खर्चे भी हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, एक पूरे साल के स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेना, तैयारी पहले से कर लेना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हमारा बजट, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये संविधान है, संविधान में सरकार के पास में पैसा आएगा, ऑब्वियस ही बात है, देखो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा बजट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सरकार जो है अपने अकाउंट को मेंटेन कैसे करती है? सरकार के अकाउंट के बारे में भी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही मेंशन कर रखा है। संविधान ने ये जितने भी सरकारी मनी होता है, यानी सरकार जो पैसा कमा रही है, देखो अब इस वाले पोर्शन को हमें बाद में डिस्कस करना है, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूं, क्योंकि अभी आपको समझना है कि सरकार पैसा कमाती कैसे है। क्योंकि यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस पोर्शन में ये बताया गया है सरकार जो पैसा कमाती है उनको वो 3 अलग अलग सेपरेट फंड में रखती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान में मेंशन कर रखा है, आर्टिकल 266 क्लॉज 1, आर्टिकल 267 एंड देन आर्टिकल 266 क्लॉज 2। सब समझाऊंगा, लेकिन पहले अब ये आपको समझना होगा कि सरकार की कमाई इन अलग अलग सेपरेट फंड में रखी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट कमाती कहाँ से है, ज़रा ये भी तो समझना होगा ना। तो गवर्नमेंट की जो कमाई आती है दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे, जैसे ये दो फोटोज़ हमेशा दी जाती हैं बजट में, तो आपके सामने आज भी ये फोटो है। मान लो सरकार, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि 100 रुपये गवर्नमेंट ने कमाए, ठीक है, तो वो 100 रुपये आए कहाँ से? तो उन 100 रुपये में से सबसे ज़्यादा जो कमाई सरकार की होती है वो होती है बोरोइंग और लाइबिलिटी से। भाई बाहर से जो उधार लिया है, कमाई ही तो है एक तरीके से अभी, तो 100 में से 24 रुपया तो बोरोइंग और लाइबिलिटी से आएगी। सेकेंड नंबर आप देख पाओगे तो वो इनकम टैक्स है। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट क्या करती है, जब लोगों से इनकम टैक्स लेती है उससे इनकी कमाई बनती है। तीसरे नंबर पे जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन टैक्स उनसे यहाँ पर लेती है, तो 18%, यानी कि देखो इस 100 रुपये का 24 रुपया आया बोरो से, 21 रुपया आया इनकम टैक्स से, 18 रुपया आया कॉरपोरेशन टैक्स से गवर्नमेंट के पास। उसके बाद देखो क्या है सर, उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीएसटी और दूसरे टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से 15 रुपया जुड़ गया गवर्नमेंट के पास। उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 रुपया जुड़ गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6 रुपया आ गया, उसके अलावा कस्टम से 4 रुपया आ गया और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 रुपया आ गया। तो ये सब को जोड़ देंगे तो इससे मिला के सरकार के पास आ गए 100 रुपये। हालांकि यहाँ पर ये परसेंट में बात हो रही है कि भाई अगर गवर्नमेंट के पास में 40 लाख करोड़ रुपए का ये अमाउंट जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसमें से 24% इतना, 18% इतना, 21% इतना, इस तरीके से यहाँ पर ये डिनोट होता है। यानी गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपये कमाए तो वो इन सारी जगहों से आ रहे हैं, इन सेक्टर से आ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट, भाई कमाई तो करेगी, खर्चा भी तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वही 100 रुपये, मान लो जो 100 रुपये कमाए सरकार ने, अब यही 100 रुपये खर्च करने होंगे। तो कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है सरकार का? सबसे ज़्यादा खर्चा होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में, यानी 100 रुपये में से 22 रुपये तो सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकारों को बांट देगी। केंद्र सरकार कह रहा हूँ, अलग अलग राज्य सरकारों को बांट देगी, स्टेट्स को बांट देगी। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बांट देगी, क्योंकि ये बजट केंद्र सरकार का है, यूनियन बजट है ना। तो 100 रुपये में से 22 रुपये स्टेट्स को बांट देगी। पहला इनका सबसे मेजर खर्चा, सबसे बड़ा खर्चा यही है। फिर दूसरा सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, गवर्नमेंट ढेर सारी स्कीम चला रही है भाई। उससे पहले इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि ऊपर जो ये उधार से कमाई थी, अब वो उधार चुकाना भी तो पड़ेगा, ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो 20% तो ब्याज देने में सब निकल जाएगा पैसा। 17% स्कीम चला रही है सरकार, उसमें निकल जाएगा। फिर उस 17 के बाद यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री में 11% चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, 8%, उसमें पैसा चला जाएगा। यानी 100 रुपये का 22 रुपया ये गया, 17 रुपया ये गया, 20 रुपया ये गया, 8 रुपया ये गया, 7 रुपये दूसरे खर्चों में चले जाएंगे, 7 रुपये फिनांस कमीशन दूसरे ट्रांसफ़र करने में चले जाएंगे, फिर सिविल पेंशन देने में 2 रुपया चला जाएगा और सब्सिडीज़ देने में 6 रुपया चला जाएगा। तो जो पैसा ऊपर कमाया वही पैसा यहाँ पर भट कर इस तरीके से खर्चा हो जाएगा। समझ रहे? तो ये आपको समझ में आया, मतलब ये आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ किन किन अगर सरकार कमा रही है तो कहाँ कहाँ से कमाई हो रही है, और खर्च कर रही है तो कहाँ कहाँ से ये सारा का सारा खर्चा हो रहा है। अब आता है दोस्तों यहाँ पर मेन पोर्शन। ये 23 मिनट्स जो आपके मैंने लिए हैं, ये तो अपने आप में अहम है जो आपने देखा। अब इसके बाद जो मैं बाकी 25 मिनट्स आपके लेने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पेन पेपर लेकर बैठना है, बैठो, जो भी करना है लिख लेना, समझ लेना बस खाली अच्छे से। आइए हम समझते हैं आज के गवर्नमेंट बजट को। देखो गवर्नमेंट बजट में, जब भी गवर्नमेंट बजट को पढ़ेंगे तो इसमें 3 बेसिक क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वो है वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम? सरकार कहाँ से पैसा कमाती है, और जो पैसा कमाती है उसको बोलते हैं सरकार की कमाई, रिसीट्स, जो ऊपर हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद वेयर डज द गवर्नमेंट स्पेंड? अब कमाई के बाद सरकार कहाँ पे खर्च करती है? जो खर्च करती है वो हैं आपके एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब हमने देख लिया कि सरकार की कमाई भी देख ली हम लोगों ने, सरकार के एक्सपेंडिचर खर्चे भी देख लिए, लेकिन हमको पता ये चला ये सब कुछ करते हुए, एनालिसिस निकालते हुए, कि भाई कमाई तो कम है लेकिन एक्सपेंडिचर खर्चे ज़्यादा हैं। तो अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो हमको पता चलता है कि भैया हमको कितना घाटा हो रहा है, यानी डेफिसिट्स हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। तो उसका जुगाड़ बनाना पड़ता है कि भाई सारे एक्सपेंडिचर प्रॉपर तरीके से हो जाएं। इसके लिए जो ये कमी आ रही है ना, कि कुछ कमी तो यहाँ पर कमाई पूरी कर देगी, लेकिन जो गैप क्रिएट हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जो बीच में घाटा हो रहा है, अब ये घाटा सरकार इधर उधर से पूरा करने की कोशिश करेगी ताकि बजट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। हम डेवलपिंग कंट्री है ना भाई, तो बजट सरप्लस में तो आ ही नहीं सकता।
या मतलब बहुत कम, मतलब ना के बराबर बजट सरप्लस में आएगा, या आया तो होगा या पता नहीं, लेकिन बजट सरप्लस में ऐसा आ ही नहीं सकता, है ना, ध्यान में रखेगा। तो इसलिए ये हमेशा डेफिसिट के तौर पे हमको दिखाई पड़ता है, और खासकर हमारे लिए, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी। आप सोच रहे हैं कि बजट सरप्लस में चले जाएगा, कि सरकार की कमाई जो है ज़्यादा रहेगी, खर्चे कम हो जाएंगे, कमा के सरकार बचा लेगी, ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है, ना ही अभी हो पाएगा, अभी काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाने वाला। ठीक है, समझे। अब ये तो आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। जब आप बजट पढ़ते हैं ना, तो बजट के सबसे पहले कंपोनेंट पढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता चलूँगा, और उस स्ट्रक्चर में हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। एक सेकंड रुकना मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बजट में जो सबसे भारी चीज़, कई बार लोग छोड़ कर निकल जाते हैं, हाँ भाई इतनी कमाई इतना खर्चा, निकल जाते हैं। अब सुनिएगा इस चीज़ के बारे में। इस बजट में बोला जा रहा है यह है गवर्नमेंट की रिसीट्स। ठीक है, गवर्नमेंट इतना कमाएगी, क्योंकि ये बजट किस चीज़ को डिनोट कर रहा है सर, ये डिनोट कर रहा है 2026 और 2027 को, 2026 और 2027 को कितना कमाएगी और कितना खर्चा होगा। सरकार ने पहले से ये सारे आंकड़े हमारे सामने शेयर कर दिए हैं कि भाई इतना कमाई होने वाली है, इतना खर्चा होने वाला है। अब ये जो कमाई होती है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो कमाई होती है इसको बोलते हैं रिसीट्स, यानी रिसीट्स मतलब इनकम आना। ठीक है, और एक्सपेंडिचर्स खर्चे। अब जो कमाई होती है ये भी दो प्रकार से होती है, रिसीट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट में भी दो खंड आते हैं, एक होता है टैक्स रिसीट जो सरकार टैक्स से कमाती है, और दूसरे जो कमाई होती है उनकी वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। कैपिटल रिसीट में सर आपके रिकवरी ऑफ लोन्स होते हैं, बोरोइंग यानी जो उधार लेना होता है उससे कमाई आ रही है, या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि कंपनियां बेचती है कई बार, है ना, सरकारी कंपनियों में अपने शेयर्स को कम करती है, प्राइवेट कंपनीज को बेचती है, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो वो सबसे जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट में है। तो कमाई के ये सारे सेक्टर्स हैं। खर्चे की जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर में अगेन ध्यान रखना, जैसे कमाई हो रही है ना रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, वैसे ही खर्चे भी होते हैं। एक्सपेंडिचर्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार सड़कों पे पैसा खर्च कर रही है, बिल्डिंग्स पे खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, यानी पैसा जा रहा है तो उसके बदले में सरकार एक एसेट बना रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप देख पाओगे सैलरीज देना है, पेंशन देना है लोगों की, तो यहां पर सरकार कोई एसेट नहीं बना रही है। वो लोग मतलब लोगों ने गवर्नमेंट के प्रति सर्विस दी है तो उनको यहाँ पर उनकी सैलरी दे रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इस तरीके से खर्चे होते हैं। अभी मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा अलग अलग चीज़ें एक एक करके, ठीक है? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्त रिसीट्स के बारे में। और रिसीट्स में हम लोगों ने समझ लिया दो तरीके से कमाई करती है सरकार, एक रेवेन्यू रिसीट का तरीका होता है, दूसरा कैपिटल रिसीट का तरीका होता है। नंबर 1 पॉइंट रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट से दोस्तों क्या होता है, ये सरकार के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और सरकार का कोई एसेट भी कम नहीं कर रही होती। मतलब सरकार के पास में कमाई है, एक प्योर कमाई है, सरकार यहाँ पर अर्न करती है। जो मेन कमाई होती है ना, इनकी इनकम जो अर्न होता है वो रेवेन्यू रिसीट से होता है। जैसे टैक्सेस से होना, या जो सरकारी कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न करनी है वो सरकार का है, फीस है सरकार की, कुछ फाइन्स हैं, उनसे जो अर्न हो रहा है वो सब इनकी प्योर कमाई है। अब वो कमाई तो सीधा जेब में चली गई गवर्नमेंट के, है ना, उसके बदले कुछ देना थोड़ी पड़ रहा है। आपने टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, आप पैसा ज़्यादा कमा रहे थे, इनकम टैक्स दिया, गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ बेसिक सर्विसेज दे रही है आपको, बट वो जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट की प्योर कमाई है ना, समझे? तो रेवेन्यू रिसीट्स में ध्यान में रखिएगा, रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होते हैं? जहां पे सरकार पे कोई जिम्मेदारी भी नहीं आ रही है, सरकार का कोई एसेट भी कम नहीं हो रहा है। ये सबसे अच्छी कमाई मानी जाती है इनकी, गवर्नमेंट की सबसे अच्छी कमाई रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट के अंदर में हम लोगों ने देखा, क्योंकि कमाई के दो तरीके हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में दो सेक्शंस आते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सर सबसे पहला तरीका आप देख पाओगे टैक्स रेवेन्यू आता है। टैक्स रेवेन्यू में टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट ये आपको देना ही देना पड़ेगा। ये मतलब कानूनी तौर पर आप बाध्य हैं, आपने कमाया है तो लॉ कहता है कि भाई आपको टैक्स पे करना है, ठीक है? अब इसमें टैक्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इनकम टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, इन सब के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा जाता है। सरकार का मेन कमाई का जो स्रोत होता है, वो मेन सोर्स जो है वो एग्जैक्टली टैक्सेस ही होते हैं। इसमें आपका दो सेक्शंस आते हैं, डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। अब ये तो डिफरेंस मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। भाई डायरेक्ट टैक्स में सीधा सीधा आपका इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी हो गया। तो सरकार दो तरीके से टैक्स कमा रही है। जीएसटी यहाँ पर हर कोई व्यक्ति पे कर रहा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो। आप भाई 10 रुपये का चिप्स लेने गए,
आप कोई सामान लेने गए तो उस पर जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो जो वो जो दुकानदार लेता है आपसे, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता पैसे। अब 10 रुपये उस पर है तो 2 रुपये का GST है उस पर, तो वो हर कोई व्यक्ति पे कर रहा है, चाहे वो गरीब भी हो, वो गया है कुछ सामान लेने, परचेज करने गया है, उसने चीनी परचेज की तो GST वगैरह उस पर दे रहा है, वो सबको ही देते हैं GST। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपसे कोई कहे कि मतलब होता है ना कि क्या कंट्रीब्यूट किया है तुमने, ठीक है, देश के प्रति आपका कंट्रीब्यूशन ही क्या है, क्यों कह रहे हो यहाँ पर पलट के, आप सरकार से किस चीज़ पे जवाब मांग रहे हो, क्या आप कुछ पे करते हो? तो भाई कहोगे नहीं कि हम GST पे करते हैं, ठीक है, हम भी तो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, हर कोई व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है, GST पे कर रहा है, GST कोई भी व्यक्ति हो वो सब पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की जब हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस कुछ प्रतिशत लोग भारत में करते हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, तो इनकम टैक्स। अब जैसे इनकम टैक्स में देखोगे फॉर एग्जांपल, अभी तो 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स है इंडिया के अंदर में, 12 लाख रुपए तक के टैक्स के ऊपर में कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही कमाना शुरू करेंगे, 24 लाख तक गए, 24 लाख के ऊपर 30 लाख से ऊपर कमाने लगे तो 30% टैक्स लग जाएगा। जितना पैसा कमाते रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना टैक्स बढ़ता रहेगा, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। तो ये केवल 4-5% लोग देश के अंदर में पे करते हैं या टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई व्यक्ति देता है। तो ये जो टैक्स इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास में, यही मेन इनका रेवेन्यू होता है। तो ठीक है, आपने समझा ना, रेवेन्यू रिसीट के अंदर पहला टैक्स रेवेन्यू क्लियर हो गया। दूसरा आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकार टैक्स के बिना भी, हम तो ये सोच रहे थे सरकार केवल टैक्स से पैसा कमाती है, क्या दूसरे तरीके भी होते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, सरकार आपको सर्विस दे रही है, उसके बदले में टैक्स नहीं कमाती, क्योंकि आप टैक्स रेवेन्यू में देखोगे ना तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखोगे तो इसमें भी 2 सेक्शन आते हैं। एक तो आपको कमर्शियल सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, दूसरा सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू भी होती है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में पहली चीज़ आप देखोगे तो गवर्नमेंट की कमाई कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, भाई बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिल पे कर रहे हैं, रेलवेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ज किसके पास में जा रहा है? रेलवे गवर्नमेंट की है भाई। पोस्टल सर्विस हो गए, टोल टैक्स हो गया, टोल टैक्स आप सड़क पे जा रहे हो टोल टैक्स पे कर रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, उसके बदले में आप उनको टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, ये कमर्शियल रेवेन्यू है। फिर आता है इसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर किया जाता है उसके माध्यम से वो कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, पासपोर्ट जाते हो बनवाने, फीस पे करते हो, सरकारी फीस है, सरकारी कोर्ट में गए फीस पे कर दी, ठीक है, सरकारी वकील को फीस पे की, कुछ फीस पे हुई है, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में फीस पे हो गई, तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में काउंट होगा। फाइन और पेनल्टी लगती है कई बार गवर्नमेंट की साइड से, लाइसेंस की फीस हो जाती है बहुत सारी, इंटरेस्ट रिसीट हो गए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई यहाँ पर एक लीगल हायर नहीं है, या कंपनीज के प्रॉफिट, ये सब भी तो रेवेन्यू है ना, समझ रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट का एक तो टैक्स रेवेन्यू है जो मेन है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करेंगे तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी कमर्शियल रेवेन्यूज़ के थ्रू सरकार पैसा कमाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ के थ्रू पैसा कमाती है। ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाले जितने भी आपने कमाई के जरिए पड़े गवर्नमेंट के, ये प्योर कमाई है। ठीक है, प्योर अर्निंग आपको ये देखने को मिलेगी, बहुत फ़ायदे में रहती है यहाँ पर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ बेसिस पे अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के सर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और कोई एसेट भी कम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के पास से कुछ जा भी नहीं रहा है ना, कोई जिम्मेदारी भी नहीं बढ़ रही है, कुछ जा भी नहीं रहा है, तो कमाई हो गई बढ़िया। अब देखो, हमने कमाई का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रेवेन्यू रिसीट, इसमें दूसरा आता है कैपिटल रिसीट, ज़रा इसको भी पढ़िएगा अच्छे से। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं, वो कमाई का जरिया होता है जिससे यहाँ पर एक लायबिलिटी क्रिएट होती है और सरकार के एसेट भी कम होते हैं। यानी ऊपर रेवेन्यू रिसीट तो प्योर कमाई थी, लेकिन कैपिटल रिसीट में भाई सरकार को झटका फेस करना पड़ता है। झटका कैसे? सबसे पहले कैपिटल रिसीट में पहला तरीका आता है बोरोइंग्स। भाई गवर्नमेंट लोन लेती है नहीं लेती है, अपनी कमाई के लिए कोई पैसा खर्च करना है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो सरकार लोन लेगी। अब लोन लेने के लिए पहले वो देश में से लोन उठाने की कोशिश करेगी, आरबीआई के पास जाएगी, या अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करेगी, या बॉन्ड जारी करेगी, या छोटी छोटी सेविंग स्कीम्स होती हैं, सुकन्या योजना है, पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड्स है, इसमें आप पैसा डालते हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट उसके बदले में ब्याज देती है भले, लेकिन ब्याज देती है, ध्यान रखना, क्या देती है? बदले में ब्याज देती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर में एक जिम्मेदारी क्रिएट हो जाती है, एक लायबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई यहाँ पर इसका ब्याज चुकाना है। तो कैपिटल रिसीट जो है ये कमाई के जरिए में आ तो रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर एसेट बढ़ जाता है कि भाई इसके रिटर्न में देना पड़ेगा। ठीक है, अब सरकार क्या करती है? बोरो करते हुए आईएमएफ से बोरो कर सकती है, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है, लेकिन वो जो बोरो किया जा रहा है क्या वो लौटाएगी? नहीं लौटाएगी। तो जब तक बोरो कर लिया तब तक के लिए वो कमाई है, लेकिन भविष्य में इसको लौटाना पड़ेगा, तो एक लायबिलिटी बढ़ जाती है सर के ऊपर में। फिर बात आती है रिकवरी ऑफ लोन।
रिकवरी ऑफ लोन भी आपका कैपिटल रिसीट में आता है मेरे दोस्त। कैसे भाई, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार क्या कर रही है, लोन्स को रीपे कर देती है। जब तक लोन था तो राज्य सरकार लोन धीरे धीरे पे करती थी, ब्याज देती थी। अब उसका लोन खत्म हो गया तो सरकार यहाँ पर, जो सरकार के लिए वो लोन एसेट का काम कर रहा था, धीरे धीरे पैसा आ रहा था, अब लोन रिकवर हो गया, तुरंत पैसा आ गया, है तो कमाई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब वो ब्याज वगैरह नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ लोन। फिर होता है एक डिसइन्वेस्टमेंट, एक आखिरी तरीका। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी सरकारी कंपनी है, उनके शेयर्स को सेल कर देती है प्राइवेट कंपनीज को। और ये 1991 के बाद ही तो शुरू हुआ था भाई। 1990 तक तो देश के अंदर में देश बैंकरप्ट हो रहा था, दिवालिया हो रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में थी। लाइसेंस राज जिसको आप कहते हैं, हर चीज़ के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी आपको लाइसेंस लेना है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेना है, तमाम बहुत सारी चीज़ें, देश में कुछ करना मुश्किल था। तो अभी यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और यहीं पर कोशिश की गई रिफॉर्म के अंदर में कि सरकार के पास में जो 100% कंपनी की ओनरशिप है, अब सरकार इन ओनरशिप को धीरे धीरे करके बेचना शुरू करेगी प्राइवेट सेक्टर को। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। सरकार अपने हाथ से ओनरशिप नहीं खोती, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, लेकिन कुछ कुछ शेयर्स यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को बेच दिए जाएंगे। इसके जब बेचे तो प्राइवेट कंपनी ने पैसा दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ये सब यहाँ पर रिसीट हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, या तो देखो कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट में या तो लायबिलिटी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ रही है कि पैसा चुकाना है अगर उधार लिया है तो, या तो एसेट कम होते हैं। सरकार ने कंपनी बेची, एसेट तो चला गया ना सरकार का, भले ही पैसा आया लेकिन एसेट तो चला गया, या तो एसेट कम हो रहे होते हैं। कैपिटल रिसीट में यह है, तो यहाँ पे कमाया तो है लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ गया। लेकिन ऊपर रेवेन्यू रिसीट में जो भी कमाई हुई है उसके बदले में कुछ गया नहीं, कोई टेंशन वगैरह नहीं हो रही, सर्विस देनी थी, काम खत्म हो गया। ये थे रिसीट के तरीके। तो हमारा जो गवर्नमेंट बजट होता है इसमें रेवेन्यू रिसीट आपने पूरा पढ़ लिया अच्छी तरीके से कि सरकार का मेन कमाई का सोर्स ये है। अब ये बताओ सर, कमाई तो पता चल गई, अब खर्चे कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, ये समझते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी खर्चे भी उन्हीं दो तरीके से करती है। जैसा आपने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट पढ़ा, वैसे ही खर्चे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कमाई में आपने देखा कि भैया रेवेन्यू रिसीट जो है ये बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा नहीं है, ये खर्चा बेकार है। कमाई में आपने देखा कैपिटल रिसीट कुछ ज़्यादा अच्छी वाली कमाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये अच्छा खर्चा होता है। कैसे होता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान सुनना, हम खर्चों की बात करें तो खर्चों में पहला सेक्शन कवर कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने पैसा खर्च तो किया, जो कमाया वो खर्च किया, लेकिन खर्च करने के बदले यहाँ पर एसेट को बनाया। एसेट बनाया भाई, कई सी बिल्डिंग के ऊपर खर्च कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया, रोड बना दी, तो उसके बदले में कुछ बना के खड़ा तो किया ना, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। भले ही यहाँ पे रोड बना दिया, अब रोड का मेंटेनेंस करना हुआ, हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस करना हुआ, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन जब शुरुआती तौर पे खर्चा करके एक एसेट खड़ा कर दिया, किसी चीज़ का निर्माण कर दिया, तो वो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल, रोड बना दिए, ब्रिज बना दिए, रेलवे बना दी, स्कूल, हॉस्पिटल, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, बहुत सारी चीज़ें, इसके थ्रू सरकार आगे भविष्य में कमाएगी भी, समझ रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एसेट है, पूंजी का काम करेगा। ये ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर होता है, ये खर्चे अच्छे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ रुपए तक का टारगेट रखा है कि 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स। फिर दूसरा तरीका जो खर्च करती है सरकार वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ध्यान में रखिएगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पर ये खर्चा सरकार का ऐसा है, इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, ये खर्च करना ही करना है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा और सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं बन रही है। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही है। मतलब यह है कि भाई ये डे टू डे ऑपरेशंस के, सरकार चल रही है तो रोजाना खर्चे होते नहीं होते, वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो। सरकारी नौकरी तो सारे लोग कर रहे हैं, सैलरी सरकार देती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बदले में कुछ मिल रहा है, सर्विस वो लोग दे रहे हैं, बट यहाँ पर आप देख पाओगे वो नौकरी कर रहे हैं तो उसके बदले में सैलरीज जा रही हैं, पेंशन जा रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मेंटेनेंस का खर्चा जो आपको बताया, फ्री हेल्थ एजुकेशन सर्विस, ये सब कुछ यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर भी इसको कहते हैं, जब कंज्यूम किया तो उसके बदले में यहाँ पर गवर्नमेंट का ये खर्चा होता है, समझे। तो ये खर्चों के तरीके हो गए। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बजट पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, देख रहे हो ना, आपने समझा सरकार कैसे कमाती है। ये तो हमने ऊपर समझ लिया था कि अगर सरकार कमा रही है तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, कितना यहाँ पर योगदान होता है, खर्च कर रही है तो कहाँ पर खर्च कर रही है। फिर हमने इसको इस तरीके से समझा। तो अब यहाँ पे जो टोटल बजट है
टोटल बजट आप कैसे देखोगे? तो टोटल बजट को देखोगे, पहले देखोगे सरकार की कमाई कितनी होने वाली है, तो आप कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को जोड़ दोगे। कमाई के दो तरीके हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स का है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, है ना, ये सब आपने अभी पढ़ा। कैपिटल रिसीट के अंदर में एक कमर्शियल तरीका है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है, तो ये सब गवर्नमेंट की कमाई है। तो आप दोनों को जोड़ दोगे। सरकार कह रही है 2026-27 में, यानी आने वाला साल जिसके लिए हमने बजट तैयार किया है, इसमें 18.1 लाख करोड़ रुपीस, यानी लगभग 18 लाख करोड़ रुपए सरकार कैपिटल रिसीट से कमा लेगी। रेवेन्यू रिसीट की जब हम बात करेंगे तो 2026-27 में आने वाले पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट 35.3 लाख करोड़ रुपीस कमाएगी। तो दोनों को जोड़ दो। तो बजट क्या कहता है, आगे भविष्य में जो हमारी कमाई होने वाली है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 53.4 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 53.4 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट टोटल अर्न करेगी आने वाले समय पर, जिसमें सब कुछ जोड़ लिया है हमने, जो उधार लेगी, बोरो करेगी, सब कुछ जोड़ लिया है मेरे दोस्त हमने, समझे। ये रिसीट्स होने वाले हैं। अब बात आती है एक्सपेंडिचर्स की, खर्चे कहाँ पे होंगे। तो खर्चों में क्या करना है, अगेन सारे खर्चे जोड़ देना है। खर्चे भी दो प्रकार के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे वाले खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर वाले खर्चे, सैलरी, पेंशन्स, मेंटेनेंस, सबको जोड़ दो। तो सरकार कह रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग 2026-27 में 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे आने वाले एक साल में। तो इससे ज़्यादा खर्चा हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट कह रही है 2026-27 में हम 41.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लोगों की सैलरी, पेंशन्स, मेंटेनेंस, स्कीम्स, एजुकेशन, फ्री, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें हैं। दोनों को जोड़ दो तो खर्चे दोस्तों यहाँ पे टोटल होने वाले हैं आने वाले साल में कितने, 58.4 लाख करोड़ रुपीस, समझे। तो 53.4 लाख करोड़ रुपए की कमाई और खर्चा होगा 58 लाख करोड़ रुपए का। तो कहोगे खर्चा ज़्यादा हो रहा है सर। हाँ, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो खर्चा ज़्यादा हो गया, कमाई थोड़ी सी कम होने वाली है, यानी गैप कितना आ रहा है, 5 लाख करोड़ रुपए का थोड़ा सा घाटा सा हो रहा है, 5 लाख रुपए का गैप आ रहा है। सरकार इसी को तो मैनेज करेगी, इसी का अरेंजमेंट करेगी, यही हमारा बजट है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर समझ में आ चुके हैं, गवर्नमेंट की कमाई वगैरह समझ में आ चुकी है। और जब घाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आइए मैं उसी पे ही बात कर रहा था आगे। तो हमने ये सब कमाई खर्चे जो भी पढ़े, इसके बाद डेफिसिट वाली की ही बारी थी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी कमाया और जितना भी खर्च किया और उसके बाद जितना भी कमाया उसमें से उसको माइनस कर दो। करना क्या होता है, आपने देखो अगर हम इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो हमने जो कमाया था वो कैपिटल रिसीट के थ्रू भी कमाया था और कैपिटल रिसीट में हमने बोरो भी किया था। तो जो उधार लिया है वो तो भविष्य में चुकाना है ना मेरे दोस्त, तो उस उधार को माइनस करना पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट को निकालने का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको टोटल फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो सबसे पहले आपको अपने खर्चे गिनने पड़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उसको जोड़ दो। ठीक है, खर्चा कितना होने वाला है, अब कमाई गिनो। कमाई में आप कहोगे रेवेन्यू रिसीट है सर और कैपिटल रिसीट है, ठीक है, लेकिन कैपिटल रिसीट में हम लोग बोरो भी कर रहे थे, उधार ले रहे थे। अगर बोरो जो किया है उसको दोस्त माइनस कर देना है, इसलिए यहाँ पर लिखा है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। जो कैपिटल रिसीट जो प्योर कमाई हमने करी है, जो उधार लिया है उसको इसमें से माइनस कर दिया। तो इसको जब हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा फिस्कल डेफिसिट। समझे, पूरी तरह से हमें अपनी एक फाइनेंशियल हेल्थ अपने देश की इस तरीके से पता चल जाती है ऐसे पर्टिकुलर इनिशिएटिव से। यही हमारा बजट है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है बेटर तरीके से कि रुपी कहाँ से आ रहा है, रुपी कहाँ को जा रहा है, कैसे अर्न होता है। और ये छोटे छोटे अच्छे सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको NCERT के बेसिस पे बताए हैं। तो भविष्य में मेजर आइटम्स में जो इन इंडस्ट्री में भी मेजर चीज़ें, वहाँ पर कितना कितना खर्चा होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इतना, डिफेंस में इतना, रूरल डेवलपमेंट में इतना, होम अफेयर्स में इतना, वो सब बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। लेकिन अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, आगे आओ, जल्दी आओ, ये सुनो। तो इस बार बजट में एक खास बात हुई है। खास बात ये हुई है, आपने देखा होगा हम लोग फिनांस कमीशन का गठन करते हैं। तो जो 16वां फिनांस कमीशन है, कौन सा 16वां फिनांस कमीशन, इसने जो बोला था सरकार को, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया फर्स्ट टाइम। मतलब गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, हम कमीशन की बात मान रहे हैं। 16वां फिनांस कमीशन का काम क्या होता है, ये कहता है कि भाई जो भी पैसा, जो भी टैक्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कमाई इकट्ठी हुई है, उसका बंटवारा सही तरीके से स्टेट के बीच में होना चाहिए, राज्यों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे 16वां फिनांस कमीशन के तहत
इस रिकमेंडेशन को देखा गया था कि भाई ये इस कमीशन ने ये बोला कि शेयर्स को जो भी यहाँ पर स्टेट्स हैं हमारे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पैसा बांटती है स्टेट को, उसमें से 41% के हिसाब से शेयर राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट करिए ठीक है भैया 41% हम उन राज्य सरकारों को दे देंगे। तो ये वर्टिकल डिवोल्यूशन करने वाला है, जहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं एक परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाएगा। 16वां फाइनेंस कमीशन का ये रिकमेंडेशन था, उसी रिकमेंडेशन के ये बेसिस पे काम होगा। क्योंकि जब हम लोग फिनांस कमीशन की बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे मेंशन किया गया है। इसका मेन काम यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा है वो कैसे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटेगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी भी है भाई ये, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से कमा रहा है, मेन टैक्स रेवेन्यू तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो ये पैसा बटना भी चाहिए। तो उस कैसे बटना चाहिए वो यहाँ पर फिनांस कमीशन कहता है। तो 16वें फाइनेंस कमीशन की गवर्नमेंट बात मान रही है इस बार। फिर दूसरा सेक्शन यहाँ पर इसी बजट में मेंशन किया गया है, वो है फिस्कल कंसोलिडेशन, जहाँ पर हम कह रहे हैं किस चीज़ को लेकर। देखो जहाँ पर एग्जैक्टली क्या बात हो रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है डेट टू जीडीपी रेशियो 2030 तक हमारा 50+-1 होना चाहिए। देखो अब एक चीज़ और है भाई, हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने डेट टू जीडीपी रेशियो को सुधारना। ये आपके न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल है कि गवर्नमेंट की कोशिश है फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखा जाए। फिस्कल डेफिसिट मतलब घाटा, कमाई हो गई कम, खर्चे हो गए ज़्यादा, और ये इसके जो परिणाम निकल के आता है वो होता है घाटा, फिस्कल डेफिसिट, समझे। तो उस फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखना ज़रूरी है। अब यहीं पर हम इसको एज अ एक टर्म की तरह डिनोट करते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो। ये क्या होता है, ये एक ऐसा रेशियो होता है जहाँ पर देश का टोटल कर्जा जीडीपी के कंपैरिजन में कितना है। अगर आपकी जीडीपी $4 ट्रिलियन की है तो यहाँ पर उसके बदले में उस पर कर्जा कितना है, इस चीज़ को देखना। अगर ये रेशियो ज़्यादा रहेगा मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में आप पे कर्जा ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, तो वो अच्छी इकॉनमी नहीं है दोस्त। अगर ये कर्जा कम रहेगा मतलब आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, तो यहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशियो 2024-25 या 2025-26 में देखेंगे 56.1% है। सरकार ने अपना एम बनाया है कि साल 2030 तक हम अपने इस डेट टू जीडीपी रेशियो को 50% रखने वाले हैं। 50% +-1, प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, यानी कि देश के ऊपर में कर्जदारी कम से कम रहे, ये हमारा टारगेट है। फिर इस बार 2026-27 के बजट में जो सबसे मेन पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है वो क्या है, डिफेंस बजट में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है भाई, ठीक है। तो 2026-27 में डिफेंस में हम लोग 7.85 लाख करोड़ रुपीस खर्चने वाले हैं, किसमें से वही जो टोटल कमाई होने वाली है ऊपर जो हमने डिस्कस किया है। सर हम लोग एक तो डिफेंस देखते हैं बजट में सबसे ज़्यादा, दूसरा देखते हैं हम लोग कि भाई इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुआ है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे कि तैसा जो पहले मेजर चेंजेस हुए थे। पिछले साल का बजट ज़्यादा काम का था, इस बार कुछ ज़्यादा यहाँ पर हमको अच्छा सा मसालेदार चीज़ें मिली नहीं हैं, ठीक है। तो पिछली बार ये सब चीज़ें ज़्यादा थी क्योंकि पिछली बार टैक्स में बदलाव किया गया था। तो अब वो था बेसिकली तौर पे कि 12 लाख रुपए साल का कमा रहे हो तो कोई टैक्स इंपोज नहीं होगा। तो वो चीज़ें लगभग सेम पैटर्न है, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए बजट में वो पर्टिकुलर ऑप्शन ही हटा रखा है। फिर अब यहाँ पर बात होती है, जब भी हम बजट देखते हैं तो एक सेक्टर मैं हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ डिफेंस के अलावा, वो है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब कई बार क्या होता है, ज़्यादातर वीडियोस में इग्नोर कर दिया जाता है जल्दी जल्दी चक्कर में कि हाँ इस पे इतना इस पे इतना। एजुकेशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अभी तक का बजट में 2026-27 में एजुकेशन में ज़्यादा पैसा रखा गया। 2025-26 में बोला गया था कि हम एजुकेशन में 1.28 लाख करोड़ खर्च करेंगे, बहुत माइन्यूट सा इंक्रीमेंट हुआ है, जो बेसिक तौर पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ये थोड़ा बहुत ही कम यहाँ पर आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट किया गया है। ये कहते हैं 2026-27 में हम अपने एजुकेशन पे 1.39 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेंगे बस। तो पहले के कंपैरिजन बहुत थोड़ा सा बढ़ोतरी है, जो भी है वो सब आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये एजुकेशन पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर भी ये क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बजट के बारे में पढ़ाया, ये क्या है वो क्या है, रुपये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट, ये सब चीज़ें। अब ये जो हैं ये अलग अलग जो खर्चे होंगे सेपरेटली, छोटे छोटे खर्चे, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इस पर ना मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, हाँ, क्योंकि हमारा जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें छोटे छोटे आर्टिकल है, मैंने उसका कंटेंट तैयार किया है, लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो उसको देखिएगा। लेकिन ये मैं सोच रहा कि सर छूट गया, कुछ नहीं छूटा, मेन पोर्शन कवर हो गया बजट का, ठीक है। अभी ये देखो बस खाली अब क्या है, बस खाली मुझे ना ये आपको बस खाली बताना है,
कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है जो हम खर्चा करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, बायो फार्मा शक्ति पे काम करेंगे, यानी कुछ नई मेडिसिन के रिसर्च के ऊपर में काम किया जाएगा, कुछ दवाइयों पे टैक्सेस को ड्यूटीज़ को कम किया जाएगा, है ना। उसके अलावा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए सरकार स्कीम लेकर आएगी। अब ऐसी कहानी शुरू होने वाली है, वो वाली रटने वाली जो मैं आपको सीधा ऐसे अंडरलाइन करके बताता रहूँगा कि एक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम ला रही है सरकार, कंटेनर बनाएगी सरकार, है ना, जिसको हम जहाज़ में ला देंगे, जहाज़ में सामान इधर से उधर जाता है। टेक्सटाइल के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम पे गवर्नमेंट काम करने वाली है, ठीक है। एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के ऊपर में काम किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो स्पेशल तौर पे रॉ मटेरियल आता है भारत में, उस पर टैक्सेस में, कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। एयरक्राफ्ट वगैरह अगर भारत में बन रहा है तो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, उस पर छूट दी जाएगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग भारत में बूस्ट हो सके। एमएसएमई के लिए बोला जा रहा है कि सरकार एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी, एसएमई ग्रोथ फंड, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, छोटे छोटे बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट कह रही है एक प्रोफेशनल सपोर्ट देंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे कॉर्पोरेट मित्रा, जो स्पेशल तौर पे छोटे छोटे बिजनेस को हेल्प करेगा कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर में। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादातर जगह पर ये छोड़ दिया जाएगा, आपको पढ़ना है भाई, क्योंकि जो चीज़ कॉम्प्लिकेट होती है मैंने देखा है अक्सर वो चीज़ छोड़ दी जाती है, आपने नहीं छोड़ना है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है विच इज़ अ ट्रेड्स, ठीक है। अब ये क्या है ट्रेड प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो अभी एक नई चीज़ मिल गई तो हम उसको छोड़ गए। ये सब वो चीज़ें जो लगातार देखने को मिलेंगी उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, नहीं छोड़ना नहीं। सुनो क्या है कि जो एमएसएमई है इनके लिए क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि भैया जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है इस पे मैंडेटरी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट किया जाएगा। ये एक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म है। तो जो भी यहाँ पर मान लो एमएसएमई है, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे बिजनेस, उनसे अगर सरकार कोई सामान परचेज कर रही है, यानी कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो अगर कोई सामान परचेज करती हैं तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो सेटलमेंट होगा, ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होगा, जिससे क्या होगा एमएसएमई के पास में टाइम टू टाइम पेमेंट आती रहेगी। और जब पेमेंट आती रहेगी तो यहाँ पर अपना काम चलता रहेगा। तो कहोगे पेमेंट आती रहेगी क्या मतलब है, क्या पेमेंट देते नहीं है क्या, पेमेंट तो देनी पड़ेगी। सुनो मेरी बात, होता यह है जब बिजनेस टू बिजनेस एक डील चल रही होती है, मान लो भाई यहाँ पर हूँ मैं, मेरी कोई दीपक एंटरप्राइजेस है और यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। मान लो मैं रॉ मटेरियल बनाता हूँ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के लिए, तो मैंने मान लो 5 लाख रुपए का ये रॉ मटेरियल इस पर्टिकुलर कंपनी को बेचा कि भाई ये लोग आपका पूरा मटेरियल, और ये कंपनी वाला कह रहा है मैं भाई दीपक भैया आपको 90 दिन बाद पेमेंट करूँगा। अगर ये कुछ कहता है कि 90 दिन बाद पेमेंट करूँगा, भाई अब मुझे सैलरी देनी होगी, जो लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं वो मेरी जान खा जाएंगे कि हाँ पैसा रोक लिया 90 दिन का, ठीक है। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, तो भाई जो बिल बनाया है मैंने इसका, वो बिल मैं बेचने की कोशिश करूँगा। किसको बेचने की कोशिश करूँगा, फाइनेंशियर को बेचने की कोशिश करूँगा। एक फाइनेंशियर आएगा, फाइनेंशियर में कोई बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, शर्त यह है वो आरबीआई सपोर्टेड हो, आरबीआई रेगुलेटेड हो। तो भाई उसके पास जाऊंगा, भाई मेरा बिल है देखो 5 लाख रुपए का मैंने सामान बेचा है, वो अभी तो दे नहीं रहा, वो ये कह रहा है 90 दिन बाद पैसे दे देगा, मुझसे ये बिल खरीद लो। तो वो फाइनेंशियर क्या करेगा, एक फ़ी चार्ज करेगा, ध्यान रखना, एक फ़ी को कट करके, मान लो 5 लाख रुपए का बिल था तो वो 4,90,000 रुपये मुझको दे देगा। एक फ़ी उसने कट कर ली, 4,90,000 रुपये दे दिए कि भैया लो अपना काम कर लेना, पैसा ले लो। अब मेरी तो जिम्मेदारी खत्म, कहूँगा मेरे को तो पेमेंट मिल गया। अब जो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरर है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, ये जो पेमेंट देगा अब ये मुझे नहीं देगा, ये किसको देगा, जाकर फाइनेंशियर को देगा, ठीक है। उस फाइनेंशियर को देगा, उस बैंकिंग पर्सन को देगा, इंस्टीट्यूशन को देगा, क्योंकि मैंने तो अपना बिल बेच दिया उसे, मेरे पास पैसा मिल गया, मैं अपना काम ऑपरेट कर सकता हूँ आगे, फिर से मैं आगे काम बढ़ा सकता हूँ, फिर से मैं किसी के साथ में यहाँ पे किसी दूसरा डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पेमेंट रुक जाती है ना, पेमेंट को आप ट्रेड रिसीवेबल काम से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग सिस्टम या ट्रेड रिसीवेबल ईडीएस सिस्टम। तो एमएसएमईज को इस तरीके का जो सपोर्ट देने की यहाँ पर बात की जा रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। बाकी सर्विस सेक्टर में क्या क्या है, हम स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, टूरिज्म के ऊपर में काम करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाएगा, वो सब बेसिक सी बातें हैं, आप लोग रीड करोगे, इसमें कुछ भी खासा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की हैं। बाकी पब्लिक कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कितना करने वाली है इस पर्टिकुलर ईयर में, 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च करेगी। 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चे जाएंगे। बाकी कुछ खास नहीं, कुछ भी
मतलब ये सब बेसिक बात है भाई। टैक्स में कोई इतना बड़ा रिडक्शन मिला नहीं है। टैक्स में जो भी छूट मिलेगी मैंने आपको बताया, मेडिसिन पे कुछ छूट दी जा रही है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे छूट दी जा रही है, कैंसर के पेशेंट्स को लेकर यहाँ पर छूट दी जाएगी। डेफिसिट के ट्रेंड्स क्या हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। लो भाई अपने आप ही भाग रहा है बजट, कह रहा है भाई पढ़ा तो दिया, कितना बढ़ाएगा। तो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और देख लेते हैं यार भाई भैया, बजट रुक जाओ थोड़ा सा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हो गया, और ये आप देख सकते हैं, हाँ ये है थोड़ा सा काम का इन्फॉर्मेशन, जो काम का है उसे पढ़ लो भाई। यहाँ पर कह रही है सरकार अर्बनाइजेशन पे काम कर रही है, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के ऊपर में काम किया जा रहा है, यानी कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात हो रही है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, सबको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर में Tier 2 Tier 3 सिटीज़ पे काम किया जा रहा है। टेम्पल टाउन्स के ऊपर में, कुछ ऐसे बड़े बड़े पुराने शहर, छोटे छोटे शहर जहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, घूमने जा रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनके ऊपर में फोकस किया जाएगा, उनको डेवलप करने के ऊपर में ध्यान दिया जाने वाला है, ठीक है। अगेन ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मैंने आपको बता दिया है, बिजनेस करना थोड़ा आसान किया जाएगा। ये तो मैंने अभी आपको उधर ही बताया। 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन और डेट टू जीडीपी रेशियो सरकार कह रही है 2030 तक डेट टू जीडीपी रेशियो हम 50 +-1 का रखेंगे। ट्रेड डेफिसिट ट्रेंड देख लिया है, रुपी कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद रिसीट्स हो गए, मैंने उसके अलावा रिसीट्स के अलावा आप देख पाओगे एक्सपेंडिचर्स हो गए, और सरकार अभी 2026-27 में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कितना पैसा ट्रांसफ़र करने वाली है, 26.2 लाख करोड़ रुपये स्टेट्स को दिए जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे छोटा सा, गवर्नमेंट जो बजट दे रही है वो राज्य सरकारों को 26.2 लाख करोड़ रुपीज़ का दे रही है, यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी क्यों लिखा है? यूनियन टेरिटरी में अलग से कोई बजट आता है यूनियन टेरिटरी का? मेरे दोस्त नहीं, यूनियन टेरिटरी का कोई सेपरेट बजट नहीं आता, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी पैसा खर्च करना होता है वो अनाउंस करती है, बनाती है बिल, उसके बाद में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। बाकी ये इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर हम इतना खर्च करने वाले हैं, हेल्थ पे, एनर्जी पे, एजुकेशन पे, अर्बन डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको अलग से डिटेल्स देखने को मिलेगी। नाउ बजट इज़ ओवर, काम खत्म। अच्छा, अब की बार ना बजट में एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, मैं आपको बता देता हूँ, कहीं आप सोचो कि मैंने बताया नहीं इस चीज़ के बारे में। इस बार फोकस किया जा रहा है कोकोनट के बारे में। कोकोनट के ऊपर मैंने भी बहुत फोकस किया है पिछले 2 सालों में, पिछले 2-3 महीनों में। कोकोनट से रिलेटेड भी एक डिजीज़ आई थी, रूट विल डिजीज़, याद होगा। पिछले साल कोकोनट ऑयल महंगा हो गया था। अब बजट में कहा जा रहा है कि हम कोकोनट के डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो भाई समझ जाना, बार बार घूम घूम के कोकोनट न्यूज़ में आ रहा है, कहीं प्रीलिम्स में कोकोनट मिल ना जाए रखा हुआ, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर कोकोनट के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा। कुछ और बेसिक चीज़ों की जब मैं बात करता हूँ दोस्त, तो उसमें और क्या हो सकता है, जैसे कैशू, काजू के बारे में बात हो रही है। भारत काजू को इंपोर्ट करता, तो हम काजू को ग्रो करने के ऊपर फोकस करेंगे। अगरवुड कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उस पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। उस सब के ऊपर में ना जो छोटी छोटी अलग से सेपरेट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कल वाला सेशन, मॉर्निंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही वो इंपॉर्टेंट होगा। आज आपने बजट पढ़ा है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी के बेसिस पे समझा है, एक अच्छी नॉलेज में अच्छे से ग्रैब किया है आपने। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि सर बजट में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, रटना नहीं है। आप समझ चुके हो हर एक चीज़ों को, ठीक है। बाकी जो कल वाला वीडियो होगा उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो फैक्चुअल बेसिस पे होगी एग्जाम के लिए, कि बजट में माइक्रो डिटेल्स, ये स्कीम आई है इसके लिए, बायो फार्मा, शांति बिल वगैरह वगैरह जो स्कीम है, कोकोनट डेवलपमेंट स्कीम, सब कुछ अलग से सेपरेटली कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल वापस से। अपने ज़रूर से फीडबैक शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको समझ में आया या नहीं आया अच्छे से मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।